Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So in this particular session, we will be covering a few concepts related to accounting and auditing. So class number 1 है ये accounting का, जहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड और सिलेबस की बात करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कवर अप करनी है, किस तरीके से ये चीज़ें आपको कवर अप करनी है और किस तरीके से ये सेशन जो है वो आपके चलेंगे NTA UGC नेट कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यानी सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज नवंबर 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कराएंगे। ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 की प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे रहेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे भी, साथ के साथ आपको प्रिंटेड जो बुक्स हैं, यानी कि जो आपको बुक्स रहती है ना, वो भी PDF फॉर्मेट में तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेगा। अगर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सीए वगैरह में ज़्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमें इन डेप्थ नॉलेज के लिए, आप कह सकते हैं कोई एक आपको छोटा सा डाउट इनकाउंटर होता है तो आप पर्सनली उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो लोग वर्किंग सीए वगैरह है, इनके द्वारा जो है कंडक्ट कराए जाते हैं सेशंस, जिनके थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको बुक्स, पर्सनल कोच और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप अपना जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, सो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर लाइक द रेट्स, और इसको यूज़ करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, दैट इज शाजली बी। अब इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर फॉर सीए कैटेगरी एज वेल एज अगर आप कोई और कैटेगरी का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो। सो विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अभी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में, तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का अपना सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हमें पुट अप होते हैं। पार्टनरशिप के अकाउंट्स की बात करें तो एडमिशन हो गया, जहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन, गुडविल के ऊपर क्वेश्चन, फिर आपका रिटायरमेंट के केस में या डिसोल्यूशन के केस में अगेन आपको गुडविल का क्वेश्चन, या जब पार्टनर रिटायर कर रहा होता है तो उस टाइम पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, ये सारे ही रेशियोज का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पार्टनरशिप अकाउंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद में अगर हम शेयर्स की बात करें तो फॉरफीचर ऑफ शेयर से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर कि शेयर फॉरफीट कब करते हैं हम लोग, या शेयर फॉरफीट करें, जैसे न्यूमेरिकल्स भी पुट अप होते हैं कि अगर लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे अगर आपको हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पुट अप होता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके शेयर से रिलेटेड या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स हो गया, अमालगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ से आपको बेसिकली थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जामिनेशन के अंदर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अगेन आपका थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पुट अप होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से भी पहले तो यहां से केवल थ्योरी पुट अप होती थी, बट लेटेस्ट पैटर्न के अंदर यहां से न्यूमेरिकल्स भी जो है वो पुट अप होना स्टार्ट हो गए हैं। बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया आपका, फिर कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड JIT कुछ आप कह सकते हैं लेटेस्ट एडिशन है ये आपके सिलेबस के अंदर। अगेन ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनका थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने को नहीं मिलते हैं हमें लेटेस्ट पैटर्न के अंदर, बिकॉज ये अभी अभी नया नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, बट ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस। फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फंड फ्लो, कैश फ्लो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं
नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, जहां से आपको बहुत क्वेश्चंस पुटअप होंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है पुटअप हो जाए आपका अगेन यहाँ से भी, अगर आप ओवरव्यू ले लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो मोर देन इनफ है इन सारे टॉपिक्स के लिए। अगर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, IFRS की बात करें, तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ना अगर मैं यहां पे बात करूं ये, तो आपको मेन IFRS या मेन जो आपको IND-AS है, इनकी लिस्ट जो है आपको माइंड में होनी चाहिए। अगेन डिटेल में यहाँ से नहीं पुटअप होते हैं कि कौन से एएस के अंदर क्या बोल रहा है, केवल नाम जो है मैच द कॉलम के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में अगर हम ऑडिटिंग की बात करें, तो ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या होता है एसेट्स का, किस किस तरीके से ऑडिट होती है, अलग अलग टाइप की ऑडिट्स क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, कॉस्ट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। अगेन यहां से आप 2 से 3 बेसिक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये आप कह सकते हैं सिलेबस है आपका ओवरऑल अकाउंटिंग एंड ऑडिट का यूनिट नंबर 2, और इस पर्टिकुलर यूनिट से आप 10 से 12 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीज आर लाइक बहुत मेजर यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जामिनेशन के अंदर, और बहुत लेंदी यूनिट है इसकी। अगर आप बात करें तो खाली आप टॉपिक्स देखिए तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ में। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग का मतलब हो गया जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं दैट द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर में उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन डिटेल। जो हम लोग PNL बनाते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ जितने भी ट्रांजैक्शंस जिनको हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, डिटेल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम केवल वही इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं विच आर मॉनिटरी इन नेचर। इट मेंटेन्स कंप्लीट, एक्यूरेट, परमानेंट एंड लेजिबल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। अब हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2018 का PNL बनाया कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, फिर मैंने 2019 का बनाया, 2020 का बनाया, तो व्हाट विल हैपन, मैं कंपेयर कर पाऊंगी अपना प्रॉफिट एंड लॉस कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, ये कितना मेरे पास में कैश बैलेंस था, क्या मेरी जो है फाइनेंशियल पोजीशन थी किसी ईयर के अंदर, इस साल मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं कंपेरेबिलिटी इज देयर। रेलेवेंस, जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए रेलिवेंट है, जो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलिवेंट है। यूजर्स कौन हो गए? हमारे क्रेडिटर्स, मेरी गवर्नमेंट, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, ये हमारे यूजर्स हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है इंफॉर्मेशन, मेरे इन्वेस्टर्स को, मेरे क्रेडिटर्स को, मेरे गवर्नमेंट को, या जो भी मेरे यूजर्स रहे हैं। रिलायबिलिटी ना, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इट रिलेट्स टू कॉन्फिडेंस इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन सेंस दैट इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुली रिप्रेजेंट करे, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको, ऐसा हवा में कुछ भी नहीं लिखना है। व्हाटएवर द फैक्ट इज देयर, यानी ये नहीं आपको अगर लग रहा है कि मेरी 10,000 रुपीज की सेल हो सकती है तो आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। नो, अनटिल एंड अनलेस वो सेल हो गई है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स का ही रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर मैं अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करूं, द कॉन्सेप्ट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड सो दैट रीडर जो है इजीली कॉम्प्रिहेंड कर दे, यानी आपको इतना टेक्निकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, इतना टेक्निकल अकाउंटिंग नहीं करना आपको कि सामने वाला बंदा समझ ही ना पाए। अगेन अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दिस शुड नॉट हैपन कि मैं एक बार तो जनवरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, फिर मैंने मार्च का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, फिर मैंने डायरेक्टली नवंबर का रिकॉर्ड कर दिया, फिर मैं बीच में अप्रैल का रिकॉर्ड करी। दिस शुड नॉट बी द केस। इस सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन की, जो ट्रांजैक्शन जब हो रहा है उसको उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि ट्रांजैक्शन अभी हुआ आप रिकॉर्ड उसको पता नहीं कब करें, जब मना रहा है तब करें। दिस शुड नॉट हैपन। Ascertainment of results of above recorded transaction, अभी रिकॉर्ड करना
केवल मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर मैं पीएनएल के अंदर सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सारा एंट्री रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे को रिजल्ट लेकर के आना है। रिजल्ट क्या है कि आखिर मुझे प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है। तो अकाउंटेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजल्ट जानने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 1 ईयर के लिए। अगर मेरा रेवेन्यू एक्सीड किया, रेवेन्यू का मतलब जो पैसा मुझे आया, अगर वो पैसा एक्सीड किया तो मुझे क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। और अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो गया तो मुझे क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। देन असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया, अगर मैं ये जानना चाहूं कि आज मेरी लायबिलिटी कितनी है एज अ बिजनेस या मेरा असेट कितना है एज अ बिजनेस, तो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज नोन एज असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो एक बिजनेसमैन केवल ये ही नहीं जानना चाहता कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, वो ये भी जानना चाहता है कि कितनी लायबिलिटी है उसकी, कितना असेट है उसके पास में। तो वो जानना चाहेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन उसका क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का जो स्टेटमेंट है इज नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे उसकी क्या पता चलती है, फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आज मेरी लायबिलिटी 10 लाख रुपए है और मेरा असेट केवल 2 लाख रुपए है, तो यहाँ पे इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छा नहीं है। हो सकता है मुझे पीएनएल के अंदर अभी प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, बट एक्चुअल में देखूं तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, अपनी बैलेंस शीट से। अब अगर मैं अपने अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी यूजर्स को रैशनल डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको पता चले कि इस बिजनेस की 10 लाख की लायबिलिटी और एसेट केवल 2 लाख का है, तो एज एन इन्वेस्टर अगर आपको इस पर्टिकुलर फर्म को क्रेडिट देना है, उधार देना है, लोन देना है, तो आप कहेंगे नहीं भैया इसके पास तो पहले से इतनी लायबिलिटी है, और अगर ये बिजनेस डूबा तो इसके पास तो असेट्स भी नहीं है उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक यूजर को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके ना। अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन needs of the decision maker and helps them in a rational decision making। rational decision making का मतलब होता है सोच समझ के, माइंड यूज करके, माइंडफुली अपना डिसीजन लेना। नो दी सॉल्वेंसी पोजिशन। अगर मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, अगर मेरी इनकम कम हो रही है, अगर मेरी लायबिलिटी ज़्यादा है, मेरे असेट्स कम है, तो मुझे क्या पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर में मैं बैंकरप्ट हो जाऊँ एज अ बिजनेस, मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊँ। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके जो मैनेजमेंट है, ना कि केवल ये रिवील करती है कि उसके पास में क्या ओन उसने करके रखा है, यानी क्या असेट्स हैं and owned by the information, but also इंफॉर्मेशन देती है कंसर्न को कि उसकी लायबिलिटी कितनी है। वो उसको ये पता चलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो रन डाउन कर जाएगी। उसके पास अगर असेट सफिशिएंट नहीं है तो ऑब्वियसली अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग फर्म या एक बिजनेस फर्म जो है वो अकाउंट्स इसलिए भी प्रिपेयर करती है क्योंकि वो खुद जानना चाहती है कि एक्चुअल में उसकी पोजिशन क्या है। अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं, जो हमारे नॉर्मल अकाउंट्स हमारे होते हैं, तो अकाउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें, एज दी नेम सजेस्ट, ये पर्सनल अकाउंट का मतलब ये वो अकाउंट है जो किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम पे बने होते हैं, यानी उनके पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब ये पर्सनल अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन के हो सकते हैं, यानी हम और आप जो कि ह्यूमंस हैं आपके, जैसे वीर का अकाउंट हो गया, अयान का अकाउंट हो गया, एंड आर्टिफिशियल पर्सन के भी हो सकते हैं। जो आपकी फर्म्स होती हैं, आपकी कंपनीज होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ना आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये अकाउंट्स जो है रिलेट करते हैं टू कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कपूर प्राइवेट लिमिटेड, बुकर क्लब अकाउंट, ये टाइप के अकाउंट्स। देन आ जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अकाउंट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी पर्सन को, यानी डायरेक्ट आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंट आपको ही कर रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस का अकाउंट,
प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट, तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। गोल्डन रूल इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड क्या रहता है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे गिवर को, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई बिलीव आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जस्ट दैट एक रिविजन हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट्स का। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दी वंस दैट आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट क्या है, प्रॉपर्टीज के अकाउंट होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है, एक जो बिजनेस ओन करता है, असेट्स वगैरह की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक तो टैंजिबल हो सकते हैं, एक इंटैंजिबल हो सकते हैं। टैंजिबल वो चीजें जो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सारी चीजें। और अगर हम बात करें इनटैंजिबल की, तो इनटैंजिबल वो चीजें हैं जो एग्जिस्टेंस में तो है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। अगेन दीज आर माई एसेट्स, दीज आर माई होल्डिंग्स, दीज आर माई प्रॉपर्टीज, बट आई कैन नॉट टच देम, आई कैन नॉट सी देम। सो ये इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स हमारे हैं। गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें, रिलेट्स टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन। जैसे आपका वेजेस अकाउंट हो गया, सैलरी का अकाउंट होता है, रेंट का अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट जो है, जो भी आपके खर्चों के अकाउंट होते हैं या आपकी इनकम के अकाउंट होते हैं। आप लोग अगर कहीं जॉब करते होंगे तो आपका एक सैलरी अकाउंट होगा, तो इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये इसका गोल्डन रूल। अब आ जाएंगे हम लोग मेन चीज के ऊपर, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Now it includes those basic assumptions या conditions upon which the science जो accounts की है वो based है। यानी कि ये जो generally accounting accepted accounting principles हैं, ये वो rules हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें यूज करने हैं इन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अगर ये स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, ये रूल्स नहीं होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा एज अ फर्म कि हमें अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे बनाना है, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है। तो बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। सो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैनमेड। सबसे पहले तो ये मैनमेड है, यानी कि ये कोई ऐसी बने बनाए नहीं आए हैं, ये हम ही लोग बनाते हैं। ये आपके गैप प्रिंसिपल्स जो है बनाए जाते हैं, ICAI वगैरह के प्रिंसिपल्स आपके बनते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है ये? इंडिया के अगर प्रिंसिपल्स हैं तो वो इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल है, USA में अलग प्रिंसिपल चलेंगे, जापान में अलग प्रिंसिपल चलेंगे, क्योंकि वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए या अलग रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। दे आर डिजाइन्ड टू मेक अकाउंटिंग डेटा ऑब्जेक्टिव, कि बायसनेस ना हो, एप्लीकेशन हो, यूजफुल हो और सिंपल रहे वो डेटा यूजर्स के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक मेरे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग ऑफ कॉस्ट हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें सो दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है सो इन अकाउंटिंग बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट। अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस जो है वो अलग रहता है और ओनर जो है वो अलग रहता है। इसीलिए जब भी हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कभी ना कभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी होगी, तो बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी है उसके अंदर हम लोग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल जो कि आपका ओनर जो है वो बिजनेस को देता है।
सो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब एंटरप्राइज जो है वो लाइबल है टू दी ओनर फॉर कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो ओनर ने पैसा दिया है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि आपको वो वापस करना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया जाता है, वो सारा का सारा बिजनेस के नाम से आप एंटर करते हैं। जो भी असेट्स बिजनेस ओन करता है, जो भी लायबिलिटी बिजनेस की होती है, वो सारी की सारी बिजनेस के खुद के नाम पे होती है, ना कि आपके ओनर के नाम पे। सो दिस इज नोन एज सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, इन अ मोनोपोली फर्म और इन अ पार्टनरशिप फर्म, थ्रू पार्टनर्स या इंडिविजुअल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, जो आपका सोल प्रोपराइटर होता है, जैसे किसी की शॉप है तो वही ओनर है, एक ही ओनर है और उसी की शॉप है, लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से इसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कंसिडर करते हैं। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सो दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम टू कंटिन्यू। यानी बिजनेस जो है बहुत लंबे समय तक अभी चलने वाला है। इसी के लिए जितना भी बैलेंस होता है ना हमारा एक पर्टिकुलर ईयर का, उसको हम लोग दूसरे पर्टिकुलर ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी आगे लेकर के जाते हैं। इट शुड बी नोटेड कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली ये कंसर्न चलेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि अगले साल या 2 साल में अपने को बिजनेस को बंद नहीं करना है, बिजनेस को खत्म नहीं करना है। यही रीजन की वजह से जब हम लोग फिक्स्ड एसेट लेते हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल उसका टाइम पीरियड, उसका लाइफ जो है वो 10 ईयर्स का है, तो हम लोग डिप्रिसिएशन 10 साल तक लगाते हैं, 10 साल तक कैलकुलेट करते हैं और ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि ये 10 साल के खत्म होने के ऊपर मुझे ये एसेट रिप्लेस करना है। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि ये मेरा बिजनेस जो है ये 10 साल चलेगा और इसके बाद भी हमको ये एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा। ना इफ इट इज सर्टेन कि बिजनेस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलने वाला है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने जो बिजनेस सेटअप किया है वो ये ध्यान में रख के सेटअप किया है कि 5 साल के बाद में हम लोग जो है ये बिजनेस को बंद करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हम लोग इसी बेसिस के ऊपर बनाएंगे कि हमको 5 साल के अंदर बंद करना है, और ये चीज हम लोग अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर मेंशन करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। आपका एक कैशियर था वो कि बहुत डिसऑनेस्ट था और उसके रहते आपको बिजनेस में बहुत लॉस होता था क्योंकि वो छोटा छोटा कैश जो है वहां से निकाल लेता था, हो सकता है। और ये जो नया कैशियर आया इसकी वजह से अभी आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही है और आपका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है। ऑनेस्टी है इसकी और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इसकी ऑनेस्टी को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ें बिजनेस के अंदर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी की डेथ हो गई, डिस्प्यूट हो गया, स्ट्राइक हो गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट क्योंकि ये आप मनी वैल्यू के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकते, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दैट मनी इज एन इलास्टिक यार्डस्टिक, यानी कि ये मेजरमेंट जो है ना वो आपका इम्प्लिसिट अजम्पशन है। परचेजिंग पावर जो मनी की है वो सफिशिएंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज टू रिक्वायर एडजस्टमेंट। ना ऑल्सो मेनी मटीरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स जो है आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड अकाउंट जस्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म। जैसे हमने वो कैशियर का चीजें देखी ना, तो बहुत सारे मटीरियल ट्रांजेक्शन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बहुत बड़ा सेलेब था उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर लेकर के आ गया, अभी ये ब्रांड एम्बेसडर जो आप लेके आए ना ये बहुत बड़ी चीज है और इससे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट या बहुत फायदा पहुंच सकता है, लेकिन यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन बुक्स एंड अकाउंट्स क्योंकि आप इसको मनी में नहीं मेजर कर सकते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं।
So an asset is ordinarily entered in the book अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज प्राइस पेड टू अक्वायर इट, यानी कि अगर मैंने आज एक असेट खरीदा 10 लाख रुपए में, तो हम अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर 10 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आज उस असेट की वैल्यू चेंज हो गई हो, उसकी मार्केट प्राइस चेंज हो गई हो, लेकिन हमने जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप था वही रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर. Now the cost is the basis for all subsequent दो बार हो गया है, for all subsequent accounting for the assets. Now assets को जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? अपने कॉस्ट के ऊपर या हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी यूजर्स के लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में जानना चाहते हैं. अभी हो सकता है भाई मेरे बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर बिल्डिंग 10 लाख की दिखा रहा है, मशीनरी 20 लाख की दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में आज इसकी वैल्यू अलग हो सकती है. आज मेरा असेट कुछ और हो सकता है, आज मेरा लैंड का वैल्यू कुछ और हो सकता है. तो यूजर्स के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि अगर आज मैं किसी एंटरप्राइज के अंदर पैसा लगाने का सोचूंगी ना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज उसकी वर्थ क्या है, ना कि वो वर्थ मुझे जाननी है जो उसने कितने पैसे लगाए थे एसेट्स को परचेज करने में. आई वांट टू नो द रियल वर्थ, यानी आज की अर्थ, क्योंकि हो सकता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से ये जो वैल्यू है 10 लाख, ये एक्चुअल 10 लाख की वैल्यू ना हो, या हो सकता है ये 10 लाख से बहुत ज़्यादा की वैल्यू हो. सो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं. Many assets do not have acquisition cost. Human, जिसको हम लोग बात करते हैं, human is also treated as an asset. अभी इसकी कोई acquisition cost नहीं है, लेकिन human resource जो है वो बहुत importance रखता है एक business organization के अंदर. तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉस्ट. बट अगेन अगर आपके पास में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आपकी फर्म आगे जाएगी आपकी, लेकिन यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम हमारा. नाउ दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटेंसी. दैट इज रिलेशनशिप क्या है आपका, इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं. असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. देखिए कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी बनती है. ये होती है मेरी लायबिलिटी साइड और ये है मेरी असेट साइड. लायबिलिटी में सबसे ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपना कैपिटल एंड देन अदर लायबिलिटीज आपकी, एंड ये मेरे सारे असेट्स. तो ये क्या हो गया, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों आप बोल सकते हैं. हर एक कॉन्सेप्ट का या हर एक इवेंट का यहाँ पे बोलता है कि दो एस्पेक्ट है. अगर असेट इंक्रीज कर रहा है, इट इंक्रीजेज वन असेट एंड डिक्रीजेज द अदर असेट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीनरी परचेज किया 10 लाख रुपीस की, एक तो मशीनरी आपके पास में आया लेकिन कैश हो सकता है आपके पास से चला गया, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस हो गए. अगर आपने परचेज किया रॉ मटेरियल का, अगर आपने परचेज किया रॉ मटेरियल का, तो आपके पास से हो सकता है कैश चला गया यहाँ पे. तो यहाँ पे हर एक इवेंट का या हर एक एस्पेक्ट का, हर एक चीज का दो एस्पेक्ट जो है वो होता है, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आएंगे, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो लाइफ है बिजनेस की वो हम लोग डिवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स के अंदर. हम लोग अकाउंटिंग जो है ना वो पीरियड वाइज करते हैं. जैसे ईयरली या तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे या हाफ ईयरली रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस, या हो सकता है हम क्वार्टरली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की कोशिश करें. नॉर्मली जो बिजनेस है वो ईयरली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंशियल ईयर कब से, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं यूजली. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम लोग, पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट.
पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट की बात करें या रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव एंड मोटिव जो है ना वो बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना, जो भी आपका रेवेन्यू है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं उस पीरियड से जिसके अंदर वो रेवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज हुआ। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरी सेल्स हुई 10,000 रुपए की 2018 में, और इस सेल से रिलेटेड मुझे कोई खर्चा हुआ था, मैंने हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे किए थे 1000 रुपीज के। तो एक्चुअल में ये चार्जेस इस सेल से रिलेटेड है ना, तो हमको इस ट्रांजैक्शन को इसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है ना, तभी तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि 9000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को 2019 में रिकॉर्ड कर दूंगी इस खर्चे को, तो यहाँ पर तो मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं चला कि मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड या लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस इन पर्टिकुलर डिफाइंड पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, नेसेसरी है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम रेवेन्यू से मैच करें। ये खर्चा इस रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, तो इसी से मैच करके इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हेल्प क्या करता है, अगर हम लोग ने इस पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा या इस पर्टिकुलर पीरियड का जो रेवेन्यू है वो अगर मैंने इसी पीरियड में रिकॉर्ड किया और इस पीरियड का मैंने जो खर्चा या रेवेन्यू है वो इस पीरियड में रिकॉर्ड किया, तो क्या हो जाएगा, मैं अभी इन दोनों पीरियड्स को कंपेयर कर पाऊंगी। मैं ये देख पाऊंगी कि इस पीरियड में जो मेरा रेवेन्यू था या मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इस पीरियड में रेवेन्यू या मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। इधर का उधर ट्रांजैक्शंस करेंगे ना तो मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि किस पीरियड में मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस जो है वो हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करें जिसको हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू जो है हम लोग रिकॉग्नाइज जब करते हैं जब आपका सेल हुआ हो। यानी रेवेन्यू क्या है, आपका जो पैसा आपके पास में आ रहा है, जो कैश अराइज कर रहा है आपकी सेल्स से, या कोई भी आपके पास में कैश आ रहा है, जैसे रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ये हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं टाइमली बेसिस पे। रेंट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 1 तारीख को ड्यू हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग सेल्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी सेल्स से होने वाला जो रेवेन्यू है जब मेरी एक्चुअल में सेल्स जो है वो कंडक्ट हुई हो। किसी पर्सन ने आकर के आपको बोला ना कि वो अगले महीने आकर के आपसे सेल्स करेगा या आपसे परचेजिंग करेगा, आपसे खरीद करके जाएगा गुड्स, तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक एक्चुअल ट्रांजैक्शंस ना टेक प्लेस कर ले। So nowadays revaluation of assets has become a widely accepted practice when the change in value is of permanent nature. Thus the going concern cost concept and realization concept जो है वो एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो आपको देता है। नेक्स्ट आएंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करिए, जब वो अक्रू करें, जब आपने उनको एक्चुअल में अर्न किया है। मतलब नहीं है, हो सकता है आपने रिसीव ना किया हो। जैसे आज मैंने अगर आपको कोई गुड्स अपना सेल किया, मेरे तरफ से सेल हो गई, आपने कहा आप मुझे 3 महीने के बाद पैसा पे करेंगे, तो मैं अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स में आज ही एंट्री करूंगी क्योंकि आज मेरे एंड से सेल्स जो है हुई है और ये पैसा अक्रू कर गया, आपको अब मुझे पे करना है, तो मैं क्रेडिट के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है इट इज नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट सेटलमेंट हो जाए कैश के अंदर, लेकिन ट्रांजैक्शन तो आज का है ना, मेरा अक्रू तो ट्रांजैक्शन आज किया, तो मैं रिकॉर्ड भी इसको कब करूंगी, आज करने की कोशिश करूंगी इसको रिकॉर्ड ना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो अकर करते हैं, ना कि जब उनसे रिलेटेड पेमेंट हमने रिसीव किया। हाँ, जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन की डेट कौन सी होगी, जब वो ट्रांजैक्शन अकर किया, जब वो ट्रांजैक्शन अक्रू किया। तो इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन जिसके ऊपर आज का जो मेरा अकाउंटिंग है वो डेवलप हुआ है। हम लोग आज के टाइम पे या आज के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, आज के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम लोग
ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो एक्चुअल में टेक प्लेस किए हैं, ना कि जब उसके से रिलेटेड हमने कैश रिसीव किया है। हो सकता है कैश बाद में रिसीव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, फालतू ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करने हैं। आप अपने मन से ट्रांजैक्शंस मत रिकॉर्ड कर दीजिए उसके अंदर कि आपको लग रहा था कि आपकी सेल्स हो सकती है तो आपने रिकॉर्ड कर दिया। नहीं, आपको वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है जो कि फैक्चुअल इन नेचर है और जिनको आप कल को अगर कोई पर्सन ऑडिट करे ना आपके ट्रांजैक्शंस को तो वो आप उसको प्रूव कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। आपके पास में सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंप्लीट या रेलेवेंट या एक्यूरेट पिक्चर दें आपके ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट आएंगे हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव आपको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर टू कॉमन प्रैक्टिसेस विच आर यूनिवर्सली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो ये जो कन्वेंशंस है ना, ये आपको हेल्प करते हैं अगर आपको कंपेयर करना है डेटा अलग अलग बिजनेस यूनिट्स का या अलग अलग पीरियड्स का अपनी ही बिजनेस यूनिट के लिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कहता है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे या आप अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे या आप डिप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी रखिए। ये नहीं कि हर साल आप प्रिंसिपल्स ही चेंज कर दें जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। यू शुड फॉलो द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट इन नेचर जो है वो होने चाहिए ना। मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग कंपैरिजन कर पाए, और कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पे आप मेथड कुछ और यूज़ कर रहे हैं डिप्रिसिएशन का, यहाँ पे आप कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे इन दोनों पीरियड्स के लिए। तो कंपैरिजन करने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस जो भी आप फॉलो कर रहे हैं दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे मैंडेटरी ये भी नहीं बोल रहा है कि आप कभी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज, बट आप हर बार चेंज मत करिए। ये नहीं कि आप हर साल चेंज करते हुए चल रहे हैं। एंटरप्राइज जो है चेंज करे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर उसका बुक्स एंड अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, अगर उसको लॉ का कोई प्रोविज़न जो है वो फॉलो करना है, या अगर उसको लगता है कि उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको चेंजेस करने की ज़रूरत है, दैट अकाउंटिंग फर्म कैन चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन हमेशा वो ना चेंज करे, कंसिस्टेंसी जो है वो रखे। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये क्या बोलते हैं, जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि यूजर्स को रिक्वायर्ड रहेगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप वो सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की कोशिश करिए। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज मटीरियल इंटरेस्ट टू द प्रोपराइटर, टू दी ओनर, शेयर होल्डर्स वगैरह, क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, आप सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब फुल फेयर एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स के। देन आएंगे हम लोग कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का कन्वेंशन क्या कहता है कि आपको इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है। अब देखिए, मटीरियलिटी डिपेंड करता है नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम बट ऑल्सो द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिलायंस जैसी, इनके लिए 10 रुपए का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भाई इमटेरियल सी बात हो जाएगी। तो ये अगर चाहें भाई ये 10 रुपए का ट्रांजैक्शन स्किप करना, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से ना इनके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो ये चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दिस इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। लेकिन यहीं पे अगर एक बहुत छोटी सी किसी की शॉप है ना, तो वो ये 10 रुपए का ट्रांजैक्शन स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए 10 रुपए का ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत छोटा है।
तो मटीरियलिटी का मतलब हो गया आपका नेचर बिजनेस का क्या है, आपका साइज बिजनेस का क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट क्या है आइटम का, और आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। मटीरियलिटी शुड बी जज्ड इन रिलेशन टू प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपने जो ट्रांजैक्शन स्किप किया ना, जो आपको लगा इममटीरियल इन नेचर है, बहुत छोटा है, नहीं भी रिकॉर्ड करेंगे तो चलेगा, वो ट्रांजैक्शन स्किप करने से आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे असर ना आ जाए, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन अपना स्किप कर दीजिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन है ये क्या कहता है कि जब भी आप बुक्स एंड अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आप प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करते। अगर आपको लगता भी है ना कि कल को मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, आप नहीं उसको एंटिसिपेट करेंगे, आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी रखती है ना लॉसेस की, तो आप बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर। जैसे प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। अगर आपको लगता है ना कल को ये पर्सन बैड डेट कर सकता है, मेरा पैसा वापस नहीं देगा, आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, आप उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अगर आपको कल को ये लगेगा ना कि ये पर्सन तो मुझे बढ़ा के पैसा दे सकता है, इसकी कभी एंट्री पास नहीं करते हम। इट शोज मोर देन, इफ प्रॉफिट जो है आपको एक्चुअल से ज्यादा शो करेगा ना, तो ये आपका कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड का, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट को एग्जैजरेट नहीं करते, जो एक्चुअल में हुआ नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं हुई है ना, उसको ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं करना है क्योंकि हमें। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टेट्स कि जो भी चेंज, नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेट इट हैज मटीरियलाइज्ड। कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर ब्रेक लगाता है उसके ऊपर। इट इज नॉट प्रूडेंट टू काउंट अनरियलाइज्ड गेन। आपको अनरियलाइज्ड गेन जो है काउंट नहीं करना है। डिजायरेबल टू गाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन आपको डिजायरेबल है कि जितने भी लॉसेस है ना, उनको आप गाइड जो है वो करिए। सो आई बिलीव आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब अगर आपको NTA नेट कॉमर्स से रिलेटेड ये नोट्स चाहिए, जो कि नोट्स अवेलेबल है सारे पूरे NTA नेट कॉमर्स के सिलेबस के लिए अवेलेबल हैं ये सारे के सारे नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस ईमेल ID के ऊपर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये ईमेल ID दे करके रखी होगी, दैट इज zoomcommerce@gmail.com। अगेन दीज नोट्स आर चार्जेबल इन नेचर, क्योंकि अभी लॉन्च हो रहा है ये वाला नोट्स आपके, ये अवेलेबल रहेंगे नोट्स 20 फरवरी से। अभी आप बुक कर सकते हैं ये वाले नोट्स, PDF फॉर्मेट में ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो प्री बुकिंग की कॉस्ट है दैट इज 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपीज़ में ये नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगे। 20 फरवरी से पहले अगर आप बुकिंग कराते हैं तो 1200 रुपीज़ में ये नोट्स आपके बुक हो जाएंगे। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना मत भूलिएगा कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है चाहिए टॉपिक्स की मैं वीडियोस बनाऊं। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।